साथियों एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे 11 जनवरी 2022 का। तो 11 जनवरी 2022 को जो अभ्यर्थी सीटेट का परीक्षा दिए थे वो सभी अभ्यर्थी यहां से आप अपना आंसर की का मिलान कर सकते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं 11 जनवरी 2022। हमारे पास 12 जनवरी, 13 जनवरी और 17 जनवरी का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं है। पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं, 17 जनवरी पेपर 1 की बात कर रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम 12, 13, 17 जनवरी का नहीं करेंगे एक्सप्लेनेशन। डायरेक्ट हम जो है इसके बाद 21 जनवरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर 21 जनवरी वाले कोई अभ्यर्थी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। देर रात तक आपको भी हम 21 जनवरी 2022 का क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन करवा देंगे। तो चलते हैं हम 11 जनवरी 2022 के क्वेश्चन के पीडीएफ की तरफ और करते हैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आ चुके हैं हम 11 जनवरी 2022 के ऊपर। देखिए ये जो पीडीएफ है वो 11 जनवरी 2022 का ही है। हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो 11 जनवरी वाले जितने भी अभ्यर्थी है वो सभी इस यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे और अपना आंसर मिलान करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय एनसीएफ 2005 निम्न में से किस पर महत्व पर बल देती है? इसका जो सही आंसर है वो है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व उछलना मारना सीखती है। मतलब फुटबॉल खेलना से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के कौन सा क्रम के बताता है? देखिए यह विकास का क्रम बताता है कि समीप दुराभिमुखी सही आंसर है 2 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से नापा जाता है, गलत कथन है। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है, यह भी क्या है? गलत है। और दोनों कथन गलत है, वो है ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ। सही आंसर है 3 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो यहां पर जो सही आंसर है वह है यहां पर ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। सही आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? बाधा उत्पन्न की बात हो रही है यहां पर। इसका जो सबसे ज्यादा नेगेटिव उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये बच्चा सुन नहीं सकता है तो दत्त कार्य के लिए मौखिक निर्देश देंगे तो सुनेगा कैसे? ये उसके लिए बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है? 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है? अंतर्वैयक्तिक की बात होती है। अंतर्वैयक्तिक में मतलब क्या होता है? यहाँ पर अंतर नहीं है, अंतर है, यानी इंग्लिश में यहाँ पर इंटरपर्सनल लिखा होगा। अगर यहाँ इंटरपर्सनल है तो दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता। अगर यहाँ इंट्रापर्सनल होता तो होता खुद के समझने की क्षमता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम जो है वह है ज्ञान के निर्माण के लिए सक्रिय, ज्ञान के निर्माण की सक्रिय। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चा है तो उसको क्या करना चाहिए? इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। वैज्ञानिक समझ में नहीं होगा, यह अमूर्त होगा। अमूर्त में चले जाएगा ये भी, और यहाँ पर भी जटिल से वर्गीकृत करने के लिए मौके मुहैया करेंगे, अमूर्त में चले जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो ये होगा डिस्ग्राफिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना सकता है? तो सही आंसर है अधिसंज्ञा। 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो सही आंसर होगा इसमें लचीली बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? जो प्रतिभावान बच्चे होंगे उसकी विशेषता इनमें से कौन सा होगा? तो उसकी विशेषता इनमें से होगा, इस सभी ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सोच में सटीकता की आवश्यकता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है, बच्चा चले गया अमूर्त में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रगतिशील क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? बैठने की व्यवस्था पूरी तरह तय होती है? जी नहीं। सीखने का स्वरूप जो है वो सामाजिक होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? यहां पर बाधक की बात कह रहा है, तो बाधक इसमें से कौन होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर 1, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? देखिए आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, यहां पर देखते हैं आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। सही आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यहां पर कि विद्यार्थियों में एक संप्रति के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? देखिए यहां पर क्या करना चाहिए, तो सही आंसर होगा इसका वह होगा विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी को मिश्रित कर दे। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? यहां बचने की बात हो रही है ना, संदर्भहीनता, इससे बचना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? अकादमिक प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिज्ञासा तो है ही, भय है ही, तनाव है ही, बोरियत नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वाइगोत्स्की के संरचना में किसकी अहम भूमिका है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाषा। आते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। यह लॉरेंस के कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, तो ये कौन सा होगा? बीच वाला होगा ना, तो बीच वाला का क्या नाम है? बीच वाला का नाम है पारंपरिक। सही आंसर है ऑप्शन कौन सा? 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है एक संप्रति को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रति से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है, ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है? एक गैर उदाहरण कहेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर मानव 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है किंतु शिक्षिका की मदद में वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है अभिकथन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। सही है, भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। गलत है, ए ही सिर्फ कथन सही है और ए सही है और आर क्या है? गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? तो कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा? देखिए इसका सही जो आंसर है वह होगा, बाधा उत्पन्न करने की बात हो रही है ना, तो सही आंसर होगा सामाजिक वर्तिकाग्र। मेरे हिसाब से जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है
किसी समस्या को हल करने के लिए, विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? मदद करना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। विकास सम्मान से विशिष्ट होता है। विकास अनुवांशिक व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। सही आंसर है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। विकास सार्वभौमिक है ये सही है, लेकिन विकास की दर एक समान, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, कुछ हद तक की बात है, लेकिन पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्म आकलन। सही आंसर है सभी। इसका सही उत्तर होगा ए बी सी डी, 1 2 3 4। एक इसका सही आंसर है क्योंकि एक में ही सब बात लिखी हुई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्त, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। सही है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। इसका सही आंसर कौन सा है पता है? इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, और यह जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हमने 10 से मिनट होते होते 12 मिनट होते होते हमने टोटल 30 क्वेश्चन कर लिया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि सीडीपी में आपने 30 में कितना अंक अर्जित किए हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है बेटा, कमेंट कीजिए। फिर हम चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। चलिए बढ़ते हैं गणित की तरफ। गणित का अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है? एक पॉजिटिव आंसर इसमें से चुनना है। वो पॉजिटिव आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से संबंधित हो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। सही आंसर है एक ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बनाने वाले क्वेश्चन है, देखिए यहां पर, सादिक एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है के 5 चक्कर लगाने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो पहले तो इसका हम परिमाप निकाल लेंगे। अब परिमाप जो निकालेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 200, और लगा रहा है कितना चक्कर? 40 चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब कितना लगाएगा? 8000 मीटर लगाएगा। वही है ना। यहां पर एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई है 60 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर, तो लंबाई कितना है 60, चौड़ाई कितना है 40। फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू एल प्लस का कितना बी। अब 2 इंटू यहां पर कितना है 60 प्लस का कितना 40, सॉल्व करेंगे यहां पर कितना आ जाएगा 200 मीटर आया। और यहां पर बोल रहा है 5 चक्कर, सॉरी बेटा 5 चक्कर है, 40 चक्कर नहीं है, 5 चक्कर है, और 5 चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब कितना हो गया 1000, और 1000 क्या आएगा मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1 किलोमीटर। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ट्रक 2.5 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है। समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? पहले तो चाल निकाल लेंगे, और चाल बराबर फॉर्मूला तो पता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। दूरी है 120 और समय कितना है अब 5/2, वही है ना। काटेंगे 5 दूना 10 और 5 चौका 20, चाल कितना हो गया 48। अब देखिए चाल दे दिया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दे दिया है, और समय निकालना है, और समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना 80 और चाल कितना 48। काटेंगे 8 6 48 और 8 दहे का कितना 80, काटेंगे 3 और यहां काटेंगे कितना 5, तो 5 बट्टा कितना आएगा 3 आएगा। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, ये तो हो गया हमारे पास आवर में, कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो हमारे पास इसको किससे गुना करना पड़ेगा 60 से। काटेंगे 3 दूना 6, यहां पर क्या लिख देंगे
20, तो यहां पर कितना होगा 100। 100 को घंटा मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा 40 मिनट आएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 4 एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर यह है कि दहाई का अंक हजार के अंक का आधा है। देखिए इसमें किसमें है, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आधा नहीं है, आधा नहीं है, हाँ आधा नहीं है, आधा है। एक ही ऑप्शन नंबर डायरेक्ट मिल रहा है डी, और एक का डी एक ही में है और दूसरा में भी है। इसके बाद है इकाई का अंक लाख के अंक का 2/3 है। इकाई का जो अंक है उसको छोड़िए, सैकड़े का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, सॉरी 2 गुना है ना। सैकड़े का अंक दहाई के अंक का 2 गुना, यहां पर है 2 गुना, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर है ए। 3 का आंसर ए किसमें है, 3 का आंसर इसमें भी है। इसके बाद चेक करेंगे हम चौथा, हजार का अंक इकाई और दहाई के अंकों का जोड़ है 4 2 6, 6 होना चाहिए। यहां पर 4 2 6, 5 3 8, हाँ है 4 2 6, 2 1 3 नहीं है। इसका सही आंसर है यहां पर कौन सा, बी। ये पता चल चुका है बी इसमें है, और सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर है 3 इसका सही उत्तर है। 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3 इसका सही उत्तर होगा। हो गया क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के छात्रों को 75 से 5 घटाने को कहा। कक्षा के 70% छात्रों ने कहा 25। उन्होंने यह संख्या इस प्रकार दिखाई, यहां पर और उल्टा बच्चे गलत घटा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बच्चे को स्थानीय मान क्लियर नहीं है। तो मेरे हिसाब से उत्तर होना चाहिए स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्हें प्रश्न को हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाएं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रहनुमा माचिस की तीलियों से विभिन्न बहुभुज बनाती है और चांद की सहायता से उनके अंतःकोणों को मापती है। वह 3 तीलियों से एक त्रिभुज बनाती है, फिर एक तीली और लगाकर इसे चतुर्भुज बनाती है, फिर एक तीली और लगाकर एक पंचभुज बनाती है इत्यादि। इस आकृतियों के कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह बात एकदम सही है। मेरे हिसाब से यह बात गलत है, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग तो कितना होगा 180 डिग्री ही। जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतःकोणों का माप घटता है, गलत है। किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के 3 गुना होता है, गलत है। जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग बढ़ता है। जी हां, यह सही आंसर है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार गणित में आकलन डैश को सम्मिलित करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधी प्रगति। 7 का सही आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, राघव के पास 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। उनके पास कुल संख्या 30 है और 195 की धनराशि है, तो उसके पास 5 और 10 के सिक्के कितना है। चलिए यहां पर हम हिट एंड ट्रायल से चेक करते हैं। 20 है और 10 है, 30 30 30 30 सब में है। चलिए 20 है 5 रुपए का तो 100 रुपया ये हुआ, और 10 है ये भी 100, गलत है ऑप्शन, क्योंकि 200 रुपए हो जा रहे हैं, यहाँ पर 195 होना चाहिए। यहाँ पर हुआ 5 रुपए का 75 और यहाँ पर हुआ 150, ये तो बढ़ गया, गलत है। 21 है, यहाँ पर 105 हुआ और यहाँ पर हो गया कितना 90, इसका मतलब यही आंसर सही है। और यहाँ पर हो गया आपका 125 और यहाँ पर हो गया 50, ये भी आंसर गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। वह त्रिआयामी 3D आकारों को छूकर उनके किनारे, कोने और फलकों को पहचानता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे। देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म क्या होता है उसको समझिए। कुछ इस तरह का बनता है त्रिभुजाकार प्रिज्म। देखिए यहां पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद बन जाए। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं कि शायद बन जाए। जी हां, बन गया। यह है त्रिभुजाकार प्रिज्म। अब इसमें देखिए कोने 1 2 3 4 5 6, कोना कितना हुआ 6। कोने कहां है 6, किसमें है कोने 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ही कोने हैं, किसी में है 6, हाँ है इसमें है।
उसके बाद बोल रहा है इसका किनारा, देखिए किनारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 किनारा इसमें है। और फलक मतलब पृष्ठ बोल रहा है 1 2 3 4 5, 5 पृष्ठ है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा? 3। आगे बढ़ते हैं, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पर गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी से पूछती है आपके पास 7 सैकड़े हैं और आपको उसमें से 7 दहाइयां निकालनी है, आपको कौन सी संख्या मिलेगी? एक छात्र कहता है मुझे 0 मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहां पर यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां पर एक वर्ग है और वर्ग के भुजा को बोल रहा है क्या हम आधा कर दे, तो 1 2 3 4, ये कितना हो गया 4, और 1/2 कर देगा इसको आधा, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, तो परिमाप क्या हो गया आधा हो गया, तो परिमाप आधा इसमें भी है, परिमाप आधा इसमें भी है। और बोल रहा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब जब ये था तो क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर हुआ, और जब 2 लेकर बनाते हैं ज्यादा अच्छा होगा, 2 लेकर बनाएंगे तो क्षेत्रफल कितना 4 होगा, 1 होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 ही, तो 1/4 कम हो गया। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? देखिए ये बार बार ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आ रहा है, इससे पहले भी अभ्यर्थियों का आया था। तो कक्षा 3 के लिए अपेक्षित नहीं है, आंसर मेरे अनुसार सही होना चाहिए इसमें 2, 1/3 प्लस 1/4 को हल करें और यहां पर दर्शाए कि 2 गुने 5 और 5 गुने 2 समान है। वैसे ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कीजिए, वहां पर देखा जाएगा इसका आंसर क्या देता है। अगर मुझे बोलेंगे करने के लिए तो यहां पर दिखाना है तो दिखा तो देंगे ही बच्चे, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए सही, बाकी ऑफिशियल आंसर की आएंगे तभी क्लियर हो पाएगी। एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 270 प्लस 34 बराबर इतना होता है, यहां पर बच्चे गलत जोड़ लिए है ना, 4 3 7 3 10 10 डायरेक्ट लिख देते हैं। इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सा अवधारणा दोहराना सबसे उपयुक्त होगा? जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या उसका 1/, कितना है 5 भाग है। गुलाब के फूलों की संख्या कुल का 1/5 है। लिली के फूलों की संख्या आधी है और बचे हुए आर्किड के फूल है। यदि गुलाब की फूलों की संख्या 8 है, पता है चल गया, यहां पर एक गुलदस्ते में गुलाब के फूलों की संख्या उसका 1/5 है, तो इसका मतलब x का 1/5 है, वो कितना हुआ 8। तो इसका मतलब x का मान कितना हो गया 8 5 40, इतना पता चल चुका कि टोटल जो फूल है वो 40 है। तो गुलदस्ते में आर्किड पूछ रहा है और बचे हुए बोल रहा है आर्किड है। 8 तो हो गया गुलाब, आधा बोल रहा है इसमें क्या है लिली है, तो 20 और 8 इसमें से निकल गया, लिली और गुलाब में 28 तो चले गया, खत्म हो गया, तो बचा कितना, बचा वो 12। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूल में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। निम्नलिखित में से ऊपर दिए गए कथन का अर्थ प्रतिबिंबित करता है। देखिए यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, गणित दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसलिए गणित में समस्या को हल करना बच्चे के मस्तिष्क विचारों का गणितीयकरण कर देगा। ठीक है, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक 5वीं कक्षा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित दत्त कार्य देते हैं। अपने आस पड़ोस के कक्षा 3 और 5 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित कीजिए। एकत्रित जानकारी में 3 और 5 कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़के एवं लड़कियों को वर्गीकृत कीजिए। अपनी परियोजना में कम से कम 10 घरों को सम्मिलित करें। उपयुक्त क्रियाकलाप को सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17 है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। तो यहां पर जो अच्छी तरह से सिखा सकते हैं वो सिखा सकते हैं अलग अलग विमाओं वाले आयतों की लंबाई मापना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। दर्शाना की किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। हाँ, इसका ज्यादा सटीक आंसर होगा इससे ऑप्शन ज्यादा सटीक होगा 3, क्योंकि इससे पहले वाला एक बार और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वहां पर यही इसका आंसर था, क्योंकि और सब जो भी थे ना वो निगेटिव आंसर ही थे। चलिए इस वाले में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई इतना और चौड़ाई इतना दिया है। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दे रखा है यहां पर, इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे। अब जब भी आप गुना करेंगे ना 122 का 55 से, तो आपके पास निकल के आएगा 6710। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, मैं 100 के आधे से अधिक हूं। इतना बात क्लियर है कि 50 से तो ऊपर है वो संख्या। ठीक है, 50 से क्या है, ऊपर है वो संख्या। मेरे 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है, यानी 50 से अधिक है और 60 से कम है, ये भी क्लियर है। मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, इससे 3 कम है, देख लीजिए ये है 52 में। तो सही आंसर कौन सा हो गया, इकाई का अंक दहाई से 3 कम है तो कम है वो है ऑप्शन नंबर 52। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 बराबर 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 7 बराबर 3 प्लस 2 का स्क्वायर, 16 बराबर 7 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए उपयुक्त पैटर्न को देखिए तथा अगला पद पहचानिए। 2 3 7, ठीक है, 16 32 57। अब अगला पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो अगला पैटर्न कैसे पता लगाएंगे वो देखते हैं। देखिए यहां पर पैटर्न कैसे समझेंगे, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब यहां पर 4 का स्क्वायर में कुछ जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर में कुछ जोड़ेंगे और यहां पर 6 के स्क्वायर में कुछ जोड़ना होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि हम 6 के स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा, अगर किसी को ये पैटर्न पकड़ में अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए क्या है पैटर्न, उसके बाद आंसर भी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर जब एक नजर से ये पैटर्न को देखते हैं तो मुझे ये पैटर्न पता नहीं चल रहा है कि क्या है। 2 बराबर 3 प्लस 1 का स्क्वायर, 7 बराबर 3 प्लस 2 का स्क्वायर, 16 बराबर 7 प्लस 3 का स्क्वायर, और इस पैटर्न को देखकर अगला पद पहचानना है इस तरह से। तो मुझे इस पैटर्न समझ में नहीं आ रही कि पैटर्न किया कैसे, ये 3 के बाद 7, 7 के बाद 16, 16 के बाद 32 किया कैसे। ठीक है, तो इस पैटर्न को अगर आप पहचान रहे हैं तो आप हमें एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, इसका आंसर हम अभी दे नहीं पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भानु एक कबाड़ी वाला है जो नीचे दिए गए मूल्यों अनुसार कबाड़ी इकट्ठा करता है। रद्दी कागज 12, अखबार 14, लोहा 27.5, पीतल 225, प्लास्टिक 38। यदि वह 5 केजी लोहा, 10 केजी प्लास्टिक, 50 केजी रद्दी कागज, 22 केजी अखबार और 2 केजी पीतल इकट्ठा करता है तो कितने रुपए अदा करेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 केजी लोहा है, डायरेक्ट 5 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब 5 केजी लोहा को यहाँ पर गुना करेंगे 5 से, लोहा कैसे है 27.5 रुपए किलो है ना, और इसको किससे गुना करना है हमें, इसको गुना करना है हमें 5 से, क्योंकि 5 किलो लोहा है तो हमारे पास आएगा 137 रुपया 50 पैसा। क्लियर है, अब लोहा का काम खत्म है। अब 10 किलो प्लास्टिक है, प्लास्टिक है 10 किलो, यहां पर 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से गुना करेंगे ना तो हमारे पास प्लास्टिक का आ जाएगा 380। ये प्लास्टिक, यहां दशमलव है बेटा, यहां दशमलव है, 380। 50 केजी रद्दी कागज है, इसको किससे गुना करेंगे 12 से। 50 केजी रद्दी कागज है तो कितना रुपया होगा, 50 को जैसे ही हम 12 से गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना रुपया, 600 रुपया। उसके बाद है 22 केजी अखबार है, अखबार कितना है 22, और इसको जैसे ही हम 22 से गुना करेंगे, किसको 14 को 22 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना रुपया आएगा 308 रुपया। ठीक है, और 2 केजी पित्तल है और इसको 2 से गुना कर देंगे। 2 केजी पीतल है और 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना 450। इस सबको जोड़ना है, ऊपर में कितना है 600, फिर कितना है 308, फिर कितना है 137.5, फिर कितना है 450 और फिर कितना है 380। सबको जब आप जोड़िएगा तो आपके पास निकल के आएगा यहां पर
1875 रुपया 50 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? 4 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 है, निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं? अब अभाज्य संख्या आपको लिखना है, 40 से 60 के बीच बताइएगा। 41 होगा? होगा। 42 होगा? नहीं होगा। 43 होगा? हाँ होगा। 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 होगा, 48 और 49 नहीं होगा। ठीक है, और अब हम 48 और 49 आगे भी देखना है, 60 तक देखना है। सबसे कम बोल रहा है 48, 49, 50, 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 होगा, 54, 55, 56, 57 नहीं होगा, 54 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 58 भी नहीं होगा, एक होगा तो 59 होगा। ठीक है, 20 से 40 के बीच में देखिएगा, इसी तरह 20 से 40 के बीच में आएगा कौन सा? पहले 23 आएगा, फिर कौन सा आएगा? 27 आएगा? नहीं। 25, 26, 27 नहीं आएगा, 28 भी नहीं आएगा, 29 आएगा, उसके बाद 31 आएगा, 32 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, ठीक है, 36 नहीं आएगा, 37 आएगा, और 38, 39 नहीं आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये यहां पर 5 आया और यहां पर 4 आया। अब 30 से 50 के बीच देखना है, 30 से 50 के बीच देखना है, तो एक हुआ 31 और एक हुआ कौन सा? 37, उसके बाद एक होगा कौन सा? 41, फिर कौन सा होगा? 43, फिर कौन सा होगा? 47। तो इसमें 1 2 3 4 5 तो इसमें भी हो गया, गलत हो गया ये भी। 80 60 से 80 के बीच में एक कौन सा होगा? 61 होगा? नहीं होगा। हो सकता है 61 होगा, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70, 71, 72, 73, 73, उसके बाद बताइए, और एक होगा 79। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, सही आंसर है 20 से 40, इसमें मात्र 4 ही है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से? 23 की तरफ। वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार सही स्तरों को क्रम से लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, सही आंसर होगा 1। जी नहीं, 1 नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दृश्यकरण, विश्लेषण, संबंध पहचाना और निगमन। उसके बाद होता है दृढ़ता। सही आंसर है 1, 2 सॉरी 2, तो इसका आंसर है 2। बढ़ते हैं 24। सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई है। इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रमाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? प्रमाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण, अपनी कक्षा के लिए एक झंडा बनाए जिसका 1/3 भाग नीला है। ठीक है, ये ज्यादा सही आंसर होगा, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 1। आते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 है, रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 55 मीटर पैदल चलती है और बाकी रास्ता बस से तय करती है। वह बस से कितना दूरी तय की? बस घटा देना यहां पर। ये कितना है? 6 3 7 5, और ये कितना है? 1 0 9 5, यही है। चलिए यहां 0, यहां कितना? 8, यहां कितना? 2, और यहां कितना? 5। 5 280, 5 280 ऑप्शन नंबर किस में है? 4 में। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है यहां पर छात्रों को उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियां से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है लड़कों को लड़कियों की तुलना में गणित में स्वाभाविक रुचि है। नहीं, गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है, गलत है। लड़कियां गणितीय तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती है, गलत है।
समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है, अतः कठिन है। सही आंसर है, आंसर कौन सा? 27 का 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं के दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है? देखिए यहां पर एक मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी को मापना, अपने घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, संख्या रेखा पर निरूपित संख्याओं को निरूपित करना। सही आंसर होगा अपने घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, सन्निकट पूछ रहा है, तो यहां पर होगा 9, यहां पर होगा 5, यहां पर होगा 3। 9 5 3 इसमें है, नीचे होगा यहां पर 5 और यहां होगा 3। सही आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 30, श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी? देखिए कौन सी गतिविधि सबसे अधिक सहायक होगी, वह होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तकों में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को खोजने के लिए कहना। 30 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से जो है हमने मैथ का भी 30 क्वेश्चन कर लिया। बहुत जल्दी में किया, काफी ज्यादा तेजी में किया, क्योंकि और भी हमें क्वेश्चन करने हैं, और भी क्वेश्चन का आंसर देने हैं। पेपर 2 पूरा बचा हुआ, इंग्लिश बचे हुए हैं, तो संस्कृत सब सर करके दे रहे हैं, धीरे धीरे करके अपलोड होता जाएगा। अभी भी आपको 2 वीडियो मिल जाएगा 30 दिसंबर तक का। 29 और 30 का जो है ईवीएस और हिंदी अपलोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और रात में जो है 31 और 1 जनवरी वाला अपलोड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहीं पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।